हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 6 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जिसमें हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, और इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन इकोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इन्फ्लेशन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। देखो मोस्टली जो लोग बाग होंगे उनको सिर्फ ओनली एक ही चीज पता होगा कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब गुड्स एंड सर्विस की प्राइस एनहांस हो जाती है। ये उनको अधिकतर लोगों को सबको पता होगा कि महंगाई और इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब किसी गुड्स एंड सर्विस की या एवरेज गुड्स एंड सर्विस की प्राइस एनहांस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन इधर ये बनता है कि सिंगल गुड्स या फिर सारे गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लेशन क्या है। देखो प्राइस राइज, आप बोलते हो कि इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि प्राइस राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस को एनहांस होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बट यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि सर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कौन से हैं, या सिंगल गुड्स है या सारे गुड्स है कंट्री के, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। बिल्कुल जो आप सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब हम सारे गुड्स जो कि एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं उनकी जब प्राइस एनहांस होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। समझे? ये सिंगल कोई इंडिविजुअल गुड्स का मैटर नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस जब एनहांस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कह रही है कि इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने कि जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विस की, जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी जब प्राइस एनहांस हो जाएगी, प्राइस रेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको मेजर करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये एक्चुअल डेफिनेशन बोल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जनरल लेवल प्राइस ऑफ, जनरल लेवल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो आप समझे कि जब गुड्स एंड सर्विस की जनरल प्राइस एनहांस हो जाती है, सारे गुड्स एंड सर्विस की, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। समझे मेरी बात को? तो यहां पर आपको पहले अपना डाउट ये क्लियर करना है कि ये सिंगल गुड्स एंड सर्विस का मैटर नहीं है कि सिंगल गुड्स का मैटर हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये मैटर है एवरेज गुड्स एंड सर्विस का, जो कि जनरल प्राइस लेवल है सारे गुड्स एंड सर्विस की, जब उनकी प्राइस एनहांस होती है उसको मेजर करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब हम मेजर ही क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर, तो वो हम आगे जानेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहले हम जानेंगे ये कि इन्फ्लेशन होता क्या है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन है क्या, ये जानना जरूरी है पहले कि इन्फ्लेशन है क्या एक्चुअल में, और इन्फ्लेशन से क्या होगा, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, तो आगे की कहानी हम क्या समझेंगे। पहले हमें रामायण में राम तो पता होना चाहिए कि राम और सीता कौन है, तभी तो रामायण पूरा पढ़ेंगे। अब बीच में से आप उठा लो कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करना, WPI, CPI और IIP का यूज करना, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। जब तक आप एक्चुअल में इन्फ्लेशन नहीं समझोगे वो सब वेस्ट है। तो पहले समझना है हमें कि इन्फ्लेशन होता है जब गुड्स एंड सर्विस की जो जनरल लेवल प्राइस है वो जब एनहांस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इसका अपोजिट भी समझेंगे, तो इसके अपोजिट दो टर्मिनोलॉजी याद रखना।
इसमें क्या है, दो टर्मिनोलॉजी, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, क्या होता है, एक होता है डिसइन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि सर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये तो मुझे एक्चुअल में अपोजिट लग रहा है इन्फ्लेशन का। बिल्कुल अपोजिट है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस का एनहांस होना, प्राइस का रेज होना या इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और जब प्राइस रिड्यूस होती है, वी कैन से, जब गुड्स एंड सर्विस की प्राइस रिड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड अ डिसइन्फ्लेशन। जब स्लोली प्राइस, किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन जब स्लोली रिड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड अ डिसइन्फ्लेशन। बट यहां पर लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा कि सर हमने तो ये भी टर्मिनोलॉजी सुनी है डिफ्लेशन, हमने ये भी सुनी है कि डिफ्लेशन क्या होता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन कई बार आया होगा कि सर इन्फ्लेशन तो ठीक है, डिसइन्फ्लेशन भी ठीक है, ये नया वर्ड डिफ्लेशन क्या आ गया। ये डिफ्लेशन कई बार आपको कंफ्यूज किया होगा डिसइन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में। देखो डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है जब आपका इन्फ्लेशन निगेटिव में चले जाए, जब आपका इन्फ्लेशन निगेटिव में चले जाए तो वो है डिफ्लेशन। इतना रिड्यूस हो जाए कि उससे इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, क्या हो जाए, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, इकोनॉमिक डाउन हो जाए। अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, जब कंट्री इतना प्रोडक्शन कर ले तो उसकी प्राइस इतनी रिड्यूस हो जाए कि उसके ऊपर डिफ्लेशन आ जाए, इकोनॉमिक रिसेशन ही आ जाएगा। जब कंट्री, कोई कंट्री, देखो कुछ भी होता है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन कब करती है, वो पहले मार्केट में देखती है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसी बेसिस पर मैं सप्लाई करूंगी, उसी बेसिस पर प्रोडक्शन करूंगी। वो पहले मार्केट में देखते हैं कि डिमांड क्या है मेरे प्रोडक्ट की, डिमांड जितनी होगी उससे थोड़ा ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती है कि इन फ्यूचर मानिए मिडिल में, अगर मिडिल में डिमांड मेरी बढ़ गई तो मैं उसको फुलफिल कर सकूं। अब अगर कोई कंपनी है और कोई कंट्री है, उसने इतना प्रोडक्शन कर लिया, उसने सोचा कि 3 साल का इकट्ठा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, क्लियर। बट उसने देखा कि उसने प्रोडक्शन करने के बाद उसकी सप्लाई बिल्कुल डाउन हो गई, और सप्लाई डाउन हो जाएगी तो डेफिनेटली अपना माल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इतनी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी कि सप्लाई को, वी कैन से डिमांड को बढ़ाने के लिए उसकी प्राइस को बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो क्या है, जब डिफ्लेशन का मतलब ये होता है जब इन्फ्लेशन निगेटिव में चले जाए, जब इन्फ्लेशन निगेटिव में चले जाए, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन क्या है, जब इन्फ्लेशन रिड्यूस होते जाए धीरे धीरे, निगेटिव में नहीं, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाए, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। समझे मेरी बात को। तो क्या है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन तीनों समझ गए क्या होता है, पूरी तरह आपको क्लियर हो गया, क्लियर। अब समझते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं। अब हमें समझना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे निकालते हैं। देखो इन्फ्लेशन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस ईयर लेना पड़ता है। क्या होता पड़ता है, एक बेस ईयर। क्या होता है बेस ईयर, क्या होता है, मानिए आपने 2014 में जॉब स्टार्ट करी। मैं हर इकोनॉमिक के एग्जाम में जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी लेक्चर में आपको हर चीज़ का लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानिए 2014 में आपने कोई जॉब स्टार्ट करी और 2014 में जॉब करते समय आपकी सैलरी थी 20,000 पर मंथ, क्लियर। पर वो आपने एक बेस ईयर मान लिया कि 2014 को मैं बेस मान लेता हूं कि मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी 20,000 पर मंथ से। अब 2024 आ गया है, 2024 में देखूंगा मैं अपनी सैलरी को, अब किससे कंपेयर करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा 2014 से। 2024 की सैलरी को मैं कंपेयर करूंगा अपने बेस ईयर 2014 से। देन आफ्टर आई विल डिसाइड दैट माई सैलरी इज इंक्रीज और रिड्यूस। क्या है, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है कि रिड्यूस हुई है। अगर आपकी सैलरी जो 2014 में 20,000 थी वो 10,000 हो गई 2024 में, तो आप समझो आपका वीकेंड से रिडक्शन हुआ है, आपकी सैलरी का रिडक्शन हुआ है। और मानिए आपकी 2014 में 20,000 सैलरी थी, आपकी 1 लाख सैलरी हो गई। कब, 2024 में आपकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपीस। तो आपका एनहांसमेंट कितना हुआ है, आपकी सैलरी का एनहांसमेंट हुआ है 80,000।
तो आपकी ग्रोथ हुई है। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन को भी देखा जाता है कि एक बेस ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेस ईयर, और उसे बोल देते हैं 100 बोल देते हैं। क्लियर? देन आफ्टर हम क्या करते हैं? प्राइस लेवल देखते हैं। कैसे परसेंटेज निकालते हैं? कि प्राइस लेवल ऑफ करंट, जो एक्स का प्राइस लेवल होगा, जो करंट का 2024 का जो प्राइस लेवल होगा, उसको उसमें से रिड्यूस करेंगे प्राइस लेवल ऑफ एक्स माइनस 1 ईयर। कौन सा? एक्स माइनस 1 ईयर। कौन सा है एक्स माइनस 1 ईयर? बेस ईयर। मान लो ये बेस ईयर है, या फिर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना हो तो एक्स माइनस 1 ईयर या 2023 से कंपेयर करना हो, देन आफ्टर इसका डिवाइड कर देंगे हम प्राइस लेवल ऑफ एक्स माइनस 1 ईयर, वी कैन से बेस ईयर, और इसका इंटू कर देंगे 100 से। तो देखना आपका वी कैन से इन्फ्लेशन निकलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा? परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा। इन्फ्लेशन क्या निकलेगा? परसेंटेज के फॉर्म में। क्लियर? तो जब भी हम अपना प्राइस लेवल बेस ईयर से कंपेयर करते हैं और उससे चेक करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन प्राइस राइज कितनी हुई है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। That is called a rate of inflation when we show the inflation in the form of percentage. That is called the inflation. समझे मेरी बात को? अब क्वेश्चन बनता है कि सर पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। ये भी बता देता हूं मैं आपको। देखो पूरा समझेंगे, इन्फ्लेशन का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। दैट इज माई गारंटी टू यू। क्लियर? तो पहले क्या है? पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन, देखो सबसे पहले आप जानते हो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल और 31 मार्च से। क्लियर? और पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है? जब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक प्राइस देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन। आप समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? एक साल का अगर फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड कब होता है? 31 मार्च को। देखना आप मार्च के महीने में चालान, जितने भी पुलिस के चालान होते हैं वो ज्यादा कटते हैं। हमेशा मार्च के महीने में सतर्क रहें। क्यों सतर्क रहें? क्योंकि क्या होता है, पुलिस वालों को एक टारगेट मिलता है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कलेक्शन करना है, इतने चालान काटने हैं। ये मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ, इंटरनल बता रहा हूँ। ठीक है? तो क्या होता है कि पूरे साल वो पुलिस वाले क्या करते हैं कि पुलिस वाले वीकेंड से थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि इतना काम रहता है, वर्कलोड, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन है। तो वो अपने टारगेट को अचीव जब ही करते हैं जब ईयरली जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने वाला होता है मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में हमेशा सख्त वीकेंड से स्टिक रहें, अपना हेलमेट, लाइसेंस, पूरी चीज मार्च के महीने में बिल्कुल रिस्क ना लें। क्लियर? चालान कटना ही है आपका मार्च के महीने में। कोई आप नेता मेता पुलिस वाला कोई नहीं छुड़ा सकता आपको। क्लियर? क्योंकि उनको अपना टारगेट अचीव करना है, तो याद रखना। तो वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कॉमेडी के लिए कि फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। इवन मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, और इसी के साथ मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर? चलते अपन आगे। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज इन्फ्लेशन अकर। अब ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है
कि ये देखो, इन्फ्लेशन तो हर कोई बता देगा। आप किसी भी लेमैन से पूछोगे, कोई भी लेमैन से पूछोगे, कोई भी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो वो आपको सिर्फ ओनली एक ही डेफिनेशन बता पाएगा कि इन्फ्लेशन का मतलब जब गुड्स एंड सर्विस की प्राइस एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आपसे यही बोलेगा लेमैन की लैंग्वेज में। और अगर आप उससे पूछोगे कि डिटेल में बताओ डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, वी कैन से हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो वो क्या है, फिर कहेगा कि सर मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। अब आप उससे पूछना कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, ये बताओ मुझे। जो रियल इकोनॉमिस्ट होगा ना वही बताएगा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। क्लियर? तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, देखो सबसे पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड, जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाता है और कंज्यूमरिज्म आ जाता है, वो भी बताऊंगा कंज्यूमरिज्म क्या होता है, तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। अब ये कैसे होगा, मानिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ली कि अब हम मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, वी कैन से मनी की सप्लाई को मार्केट में बढ़ाएंगे। समझे मेरी बात को, मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों पर पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ती है। याद रखना, ये एक बहुत जनरल वी कैन से आंसर है कि जब आपके पास पैसा आएगा, जब आपका पास पैसा आएगा तो आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती जाएगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, लाइफ स्टाइल चेंज होती है पैसे से। वो आदमी जिस पर पैसा नहीं होता है, कम होता है, तो वो हिसाब से जीता है लाइफ स्टाइल, और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है तो वो मॉल से कपड़े पहनता है, उसके कपड़े अलग ही दिखेंगे कि ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। और जो आदमी वीकेंड से कम पैसा होगा उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल होगी, वो छोटी दुकान से सब कपड़े खरीदेगा। क्लियर? हालांकि उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड ही बढ़ेगी। गरीब आदमी को भी शौक होगा जब उसके पास पैसा आया कि मैं भी अब मॉल से कपड़े पहनूंगा, मैं भी अब मॉल के कपड़े पहनूंगा, मैं भी लिवाइस का पैंट पहनूंगा, मैं भी लुइस फिलिप का पैंट पहनूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कई सारी चीजें उनके मन में आएंगी कि पार्क एवेन्यू की शर्ट पहनूंगा मैं भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कई सारी चीजें आएंगी कि पैसा जब आएगा मार्केट के अंदर, मनी के अंदर, भी कैसे मार्केट के अंदर मनी आएगी तो इसका क्या मतलब है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उनकी डिमांड, सप्लाई बढ़ाना भी जरूरी है, तो सप्लाई इतनी है नहीं। मानिए ये बुक है, वी कैन से ये मोबाइल है, आईफोन का मोबाइल है, आईफोन के मोबाइल की प्राइस है आज 50,000 रुपए, तो हर कोई आदमी एफर्ड नहीं कर पा रहा है, 50,000 रुपीज एफर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आजकल कोई ओप्पो ले रहा है, कोई वीवो ले रहा है, कोई सैमसंग ही चला रहा है। ठीक है, आजकल सैमसंग भी बड़े बड़े महंगे मोबाइल आ रहे हैं, वो कौन सा S24 आ रहा है, वो अल्ट्रा वाला, तो वो तो बड़ा महंगा है। ठीक है, तो क्या है कि सैमसंग से कंपेयर नहीं कर सकते हम, चाइना के मोबाइल से कंपेयर करते हैं, ओप्पो वीवो से कंपेयर करते हैं। तो क्या है कि लोगों को, जब लोगों को पैसा आएगा तो लोगों को शौक बड़ा चढ़ेगा कि मैं भी आईफोन ले लूँ। पर मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, आईफोन कभी मत लेना। क्लियर? मैं किसी कंपनी का मतलब प्रमोशन और किसी को कैसे डिक्लाइन नहीं कर रहा उसका प्रमोशन। ये आईफोन मतलब 2-3 दिन का शौक होता है, देन आफ्टर एंड्रॉइड ही फोन सबसे बेस्ट है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। क्लियर? वी कैन से आईफोन मतलब मुझे जमा नहीं आईफोन, कैसा भी हो, फोटो मोटो अगर शौकीन हो तो आप आईफोन लो। क्लियर? तो क्या है कि हर आदमी को शौक होगा कि मैं आईफोन लूं। अब आईफोन खरीदने जाएगा, मानिए आईफोन की डिमांड बढ़ गई पर आईफोन की सप्लाई नहीं है इतनी इंडिया में, तो क्या होगा, अब उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने में क्या करेगा, आईफोन की प्राइस बढ़ा देगा। क्या कर देगा, इसकी प्राइस बढ़ा देगा, जिससे उसकी डिमांड बराबर लेवल पे आ जाए। अगर उसकी वो प्राइस बढ़ा देगा आईफोन की तो क्या होगा कि वो डिमांड, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और वो बराबर लेवल पे आ जाएगी। क्योंकि क्या है कि अगर 50,000 का फोन 70,000 का हो जाएगा तो जब 50,000 के पॉपुलेशन है, जो 50,000 चाह रहे हैं कि 50,000 मुझे आईफोन मिल जाए, वो कम होती जाएगी, और जो लेने वाले हैं वो तो 70 में भी लेंगे। तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए डिमांड और सप्लाई को, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि वो इतनी सप्लाई नहीं हो पाती। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ गए? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ती है, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती जाती है। डिमांड बढ़ते जाएगी पर सप्लाई इतनी नहीं होगी, प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस एनहांस होगी।
क्या होगी, एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्राइस। तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी इकोनॉमी, डिमांड और सप्लाई बराबर लेवल पे आ जाएगी। बट इन्फ्लेशन तो हो गया, इन्फ्लेशन तो महंगाई तो हो गई, वी कैन से प्राइस तो बढ़ी गई है। समझे मेरी बात को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया कि जब डिमांड मार्केट में एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बट सप्लाई उसके बराबर लेवल पर नहीं आ पाती, तो वो प्राइस बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। समझ गया मेरी बात को। देन आफ्टर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये बड़ा ही मतलब वी कैन से कॉस्ट को समझने के लिए पहले फैक्टर कॉस्ट समझिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पूरी इकोनॉमिक्स मेरा मोटिव यही है कि इकोनॉमिक्स को इतना सिंप्लीफाई करना कि बच्चे से बच्चा इकोनॉमिक्स समझ सके। इकोनॉमिक्स को जो भूत बना के रखा है मैं वो नहीं चाहता, इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। मेरा मोटिव यही है कि इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, बेसिक लेवल समझाना। क्लियर। देखो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, फैक्टर कॉस्ट समझिए पहले। देखो कोई भी चीज बनती है मार्केट में, कोई भी चीज बनती है तो वो आप जानते हो एक पार्ट से तो बनती नहीं है, उसे मल्टीपल पार्ट्स लगते हैं। क्या लगते हैं, मल्टीपल पार्ट्स लगते हैं। इवन जो किताब बनती है, बुक बनती है, उसके अंदर भी मल्टीपल वी कैन से फैक्टर है। कौन कौन से, जैसे पेज है, वी कैन से देन आफ्टर और प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत पड़ेगी, देन आफ्टर उसको इंक की जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज की कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है कि जब मार्केट में जो फैक्टर कॉस्ट है, वी कैन से कॉस्ट जो हो रही है वो बढ़ जाए, वी कैन से जितने पार्टों की जरूरत पड़ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, उनकी प्राइस एनहांस हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली उसके फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस एनहांस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसके फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात को, कि जब कोई फैक्टर कॉस्ट एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट के जो पार्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये क्या रिलेट करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट को रिलेट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हैंडल कैसे करेगी गवर्नमेंट। क्या क्वेश्चन बनता है कि दो मैंने समझाया अभी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इसको गवर्नमेंट हैंडल कैसे करेगी। तो देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिमांड रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी का हैंडल करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, रेपो रेट एनहांस कर दो, मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि मनी सप्लाई जब मार्केट में कम हो जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी, लोगों पर पैसा चले जाएगा तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अभी आप जानते हो कि 11 कंसेक्यूटिव मीटिंग हुई थी आरबीआई गवर्नर की। अभी आरबीआई के एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 11 मीटिंग हो चुकी हैं, और 11 मीटिंग मतलब मीटिंग तो कई सारी हो गई हैं। 11 मीटिंग से क्या हुआ है, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया है। इवन 11 मीटिंग हो चुकी है, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया है। अब ये रेपो रेट होकर आए, क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि रेपो रेट को कम करो, और आरबीआई क्यों बोल रही है कि रेपो रेट को हम कम नहीं करेंगे, हम उतना ही रहने देंगे। अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों को पैसा नहीं रहेगा, उनकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ रहे हो, ये पूरा मामला किसका है, मनी सप्लाई का। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वी कैन से टैक्स बढ़ा देगा, वी कैन से एक्सपेंडिचर कम कर देगी गवर्नमेंट, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट वो कम कर देगी। वो क्या करेगी कि मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगी, वी कैन से एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, लोगों की मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कंट्रोल, वी कैन से परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और उससे डिमांड पुश इन्फ्लेशन में जो हो रहा है, पुल इन्फ्लेशन में, वी कैन से वो भी कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ा दे। क्या कर दे, जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ा दे, किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट दैट कंट्रोल द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन।
या फिर फैक्टर जो कॉस्ट है माल की जो हो रहा है, या फिर टैक्स कम कर दे, तो जिससे जो फैक्टर कॉस्ट है, जो पार्ट्स लग रहा है, मल्टीपल पार्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी प्राइस रिड्यूस करवा दे गवर्नमेंट, टैक्स को कम कर दे, सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दे, तो दैट इज कॉल्ड, इससे क्या होगा कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दो आपको समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। चलते अपन आगे। देखो, मेजर टू चेक इन्फ्लेशन। देखो, सबसे पहले मैं बताया डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिफाइंड डिमांड साइड मेजर में आपको बता चुका हूं। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो वो सप्लाई बढ़ा देगी मार्केट में, या सप्लाई बढ़ा देगी। इस पर कई सारे फैक्टर लेंगे। सबसे पहले क्या है, सप्लाई बढ़ा सकती है मार्केट में, सप्लाई बढ़ा दे तो जिससे क्या होगा कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बराबर लेवल पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बराबर लेवल पर आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर लेंगे कि कौन सा, टैक्स को एनहांस कर दें, टैक्स को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो वो भी एक पॉइंट है। देन आफ्टर रेपो रेट को बढ़ा दे, रेपो रेट को बढ़ा देगी तो क्या होगा कि लोगों में जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई है, पैसा आने के कारण वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, तो क्या होगा इससे लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर रेपो रेट बढ़ा देगी तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई से बोलकर, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूरी हैंडल कौन करता है, आरबीआई हैंडल करती है। समझ आया मेरी बात को? देन आफ्टर सप्लाई साइड मेजर, यही जो बताया मैंने, सप्लाई बढ़ा दे मार्केट में। जब सप्लाई बढ़ा देगी, प्रोडक्शन एनहांस कर देगी गवर्नमेंट, बोले कंपनी से कि तुम तो प्रोडक्शन करो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो बराबर उसके इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्शन कर दो, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जब डिमांड बढ़ते जा रही है तो प्रोडक्शन ही बढ़ाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये भी हो सकता है एक तरीके से। एक होता है कॉस्ट साइड मेजर। इसमें क्या है, गवर्नमेंट वी कैन से टैक्स कम कर दे, जो फैक्टर मल्टी पार्ट जो यूज करे जा रहा है किसी चीज को बनाने में, उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दे, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस हो जाए, जो बढ़ गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, लोगों की डिमांड को रिड्यूस करे कैसे भी करके। तो ये सारे मेजर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं अभी थोड़ा देर पहले। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ध्यान से सुनना, मतलब इतना इंटरेस्ट आएगा लोगों को जब आप टाइप ऑफ इन्फ्लेशन सुनोगे, क्योंकि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बड़े ही ज्यादा बहुत ज्यादा तरीके के हैं टाइप इन्फ्लेशन। एक तरीके इन्फ्लेशन नहीं है कि लोगों से पूछा कि बताइए इन्फ्लेशन क्या है, तो लोगों ने बोल दिया कि इन्फ्लेशन का मतलब है जब महंगाई बढ़ जाएगी। बट आप उनसे पूछोगे कि सर जी आप जो आप 7-8 इसके 7 to 8 टाइप है वो भी तो बताओ मेरे को, तो एक टाइप नहीं बता पाएगा कोई भी। तो हमें टाइप समझना सबसे पहले लो इन्फ्लेशन। क्या है लो इन्फ्लेशन? लो इन्फ्लेशन क्या होता है? लो इन्फ्लेशन मतलब सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन। पहले तो इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन। सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन क्या कि जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में हो। सिंगल डिजिट में कैसे कि 1%, 2%, 3%, 4% अप टू 9% तक। क्लियर? तो वो सिंगल डिजिट में होगा। या फिर कोई इन्फ्लेशन जो स्लो एनहांस हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लो इन्फ्लेशन। और जिसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी पर, क्या है कि नॉट मच इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड अ लो इन्फ्लेशन। समझे आप मेरी बात को? और इसको एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सर बताइए, इसको दूसरे फॉर्म में बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। याद रखना। तो लो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। याद रखोगे तो आपको किसी भी तरीके से पूछा सकता है कि बताइए क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है या फिर लो इन्फ्लेशन क्या है, क्लियर कर दीजिए। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हो जाए। क्या हो जाए? जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ जाए, डबल डिजिट में आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन।
क्या है गैलोपिंग इन्फ्लेशन? क्या है? जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में, जैसे 10%, 50% या 200% या 100%, जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे डबल डिजिट में आ जाए और जो कि इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी पर अच्छा खासा इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री। क्या है? इकोनॉमी ऑफ कंट्री। जब वो ज्यादा इफेक्ट करे इकोनॉमी ऑफ कंट्री, दैट इज कॉल्ड अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब इसको सर दूसरे नाम में ही बोलते होंगे, बिल्कुल बोलते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन। और भी नाम है, एक दो नाम और हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जंपिंग इन्फ्लेशन ही बोल सकते हैं आप, जंपिंग इन्फ्लेशन। बट मोस्टली गैलोपिंग इन्फ्लेशन ही यूज करा जाता है। तो आपको दो टाइप समझ में आ गए होंगे, लो इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, मैंने आपको दो बताया भी। लो इन्फ्लेशन जो कि सिंगल डिजिट में रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ज्यादा इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड अ लो इन्फ्लेशन। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हो जाता है, 10%, 50%, 100%, 200%, जब एक वी कैन से दैट इज कॉल्ड अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और उसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी हम बोलते हैं। क्लियर? ये इकोनॉमी में अच्छी खासी इफेक्ट करता है। और अभी तक का सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन मेरे को ये लगता है, और है ये हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर माने, देखो कई सारे हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह हाइपर हो जाते हैं। पहले बात को समझेंगे नहीं, क्या कहना चाह रहा है, हाइपर हो गए, हाइपर होके और वो अपना आपा खो देते हैं। क्या खो देते हैं? हाइपर। तो हाइपर क्या है? जब ह्यूज अमाउंट में, मतलब गुस्से में आ जाए आदमी, तो हाइपर का मतलब भी यहां पर यही है कि जब इन्फ्लेशन इतनी मात्रा में बढ़ जाए, इतना परसेंटेज बढ़ जाए कि वो इतना इफेक्ट कर दे इकोनॉमी पर कि कंट्रोलेबल बेस ना हो। क्या हो? कि क्या है कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि ओवरनाइट, एक ही रात के अंदर इन्फ्लेशन इतना हो गया कि कंट्रोल नहीं करा जा रहा। एक रात में वो पहुंच गया 500%। कितना पहुंच गया? 500% हाइपर हो गया, हाई इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट हार गई। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब इसका इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। क्या होगा? लोगों पर। कैसे इफेक्ट पड़ेगा? लोगों का विश्वास हट जाएगा देश की करेंसी पर। जो देश की करेंसी है वो विश्वास नहीं करेंगे देश की करेंसी पर, उसको रद्दी के वापसी जाएगी, क्योंकि उसका वी कैन से डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन मैं बताऊंगा आगे चल के, या बता देता हूं थोड़ा। डिप्रिसिएशन का मतलब जब होता है कि जब लोकल करेंसी, जब कंट्री करेंसी की वैल्यू गिर जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड अ डिप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन क्या होता है? जब वी कैन से कंट्री की करेंसी, जो लोकल करेंसी है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो क्या इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना, तो कंट्री की करेंसी जो होती है उसका डिप्रिसिएशन भी होता है। जैसे आप देखिए हमारे इंडिया का डॉलर है, इंडिया और डॉलर कंपेयर किया जाता है कि अभी डॉलर क्या चल रहा है? 84 समथिंग चल रहा है, 84 है, देख लेना, कंफर्म कर लेना, 84 ही आई थिंक। क्लियर? तो क्या है कि बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या है, उसका डिप्रिसिएशन भी हो रहा है। या फिर वी कैन से डॉलर की जो हमारे मार्केट में सप्लाई है वो कम होते जा रही है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है कि ये सब डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, बट इतना समझ लिए डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब लोकल करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड अ डिप्रिसिएशन। तो क्या होगा कि जब हाइपर इन्फ्लेशन आएगा तो डिप्रिसिएशन बहुत हो जाएगा, और जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरते जाएगी। तो उसका क्या है, लोगों को विश्वास भी हटते जाएगा। लोग क्या है, ट्रांसफर करेंगे अपने फिजिकल चीजों पर। जैसे फिजिकल चीजें कैसे? गोल्ड पर विश्वास करेंगे, गोल्ड पर विश्वास करेंगे, या फिर दूसरी कंट्री की करेंसी पर विश्वास करेंगे, दूसरी कंट्री की करेंसी पर विश्वास करेंगे, और अपनी करेंसी को रद्दी के बाद फेंकेंगे, अपनी करेंसी को रद्दी के बाद फेंकेंगे। और क्या होगा, दूसरा एक और चीज याद रखना कि ये विश्वास तो करेंगे और ये बार्टर सिस्टम का यूज करने लगेंगे, बार्टर सिस्टम का यूज करने लगेंगे। और वाटर सिस्टम क्या होता है? तो क्या होता है कि आप जानते हो कोई भी चीज खरीदने जाते हो आप मार्केट में, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती होगी। बिना पैसे के अगर जाओगे आप, जैसे मानिए आप 1 किलो गेहूं ले गए अपने घर से और किसी दुकान पर गए, वीकेंड से किसी क्लब में गए,
1 किलो गेहूं ले गए या फिर कट्टा ले गए गेहूं का, उठाकर गेहूं से भरा हुआ बोरा, और बोला कि सर ये रख लो, हमें क्लब में बिठा लो, तो आपको बिठा लेगा? बिल्कुल नहीं बिठा लेगा। क्यों नहीं बिठा लेगा? क्योंकि हर चीज का ट्रांजैक्शन होता है मनी से, पैसे से। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है और लोगों ने बार्टर सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि एक कमोडिटी दे, दूसरी कमोडिटी ले। वी कैन से कि गेहूं दे 1 किलो और चावल ले जाए 1 किलो। समझ रहे हो? ये कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज हो विदाउट यूजिंग द मनी और द करेंसी, तो दैट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। तो आप 1 कट्टा गेहूं लेके जाओगे जब गेहूं क्लब में, और बोलोगे ये रख लो आप 1 बोरा गेहूं, और इसके बाद मुझे क्लब में बैठ जान दो, तो क्लब में बैठने देगा आपको। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम, पर वो कभी होगा नहीं। क्लियर? चलते हैं। देन आफ्टर बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? बोटल नेक इन्फ्लेशन जो कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या है कि लोगों की डिमांड तो बढ़ गई है बट सप्लाई नहीं है, सप्लाई करने के लिए नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वो प्राइस बढ़ा देगा, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस को एनहांस कर देगा। जब दिख रहा है लोगों को कि जब सप्लाई नहीं है तो उसकी प्राइस तो बढ़नी है, वो तो सोना बन जाएगा। आज सोना कम है तभी तो सोने की प्राइस ज्यादा है। अगर सोना लोहे की तरह होता, सोना अगर लोहे की कई सारी खदानें होती लोहे की तरह सोने की भी, तो सोने की वैल्यू होती, 10 रुपए किलो आता। समझ रहे हो मेरी बात? हालांकि अब तो लोहा भी नहीं आ रहा 10 रुपए किलो, तो वो बात अलग है। अगर लोहे से भी ज़्यादा सोना होती, खदानें या माइंस होती लोहे की जो सोने की, तो सोने की कोई वैल्यू होती। सोना कितना सस्ता होता हमारे इंडिया में। आज हमारे इंडिया में इतनी 50-60 खदानें होती, माइंस होती गोल्ड की, तो गोल्ड बड़ा सस्ता होता हमारे इंडिया में। आज गोल्ड की प्राइस कम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ बोटल नेक इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है ये, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। क्लियर? देन आफ्टर कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं दो चीज को छोड़कर। कौन कौन सी? एक एनर्जी एंड फूड को छोड़कर, वी कैन से एक्सेप्ट एनर्जी और फूड, जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एक्सेप्ट एनर्जी एंड फूड, दैट इज कॉल्ड अ कोर इन्फ्लेशन। क्या है वो? कोर इन्फ्लेशन है। समझे मेरी बात को? चलते अपन आगे। टाइप पूरे समझ में आ गए। देन आफ्टर अदर टर्मिनोलॉजी, दूसरी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। इन्फ्लेशन गैप क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, जैसे मानिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया? एक्सपेंडिचर को एनहांस कर दिया इतना कि वो उनकी नेशनल इनकम से भी ज्यादा हो गया। क्या हो गया? जितना कमा रही है ना उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करने लगे। वी कैन से डिफिसिट हो जाए, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट, डिफिसिट की सिचुएशन में आ जाए, फिस्कल डिफिसिट की सिचुएशन में। बट ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाए, लोगों की डिमांड बढ़ जाए, या फिर प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर प्रोडक्शन बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में। बट इसका निगेटिवली इफेक्ट पड़े। क्या इफेक्ट पड़े? कि लोगों के पास जब पैसा जाएगा, जब एक्सपेंडिचर होगा तो डेफिनेटली मनी मार्केट में जाएगी, मार्केट में जाएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों पर पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई में गैप आ जाएगा, सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन गैप। समझे मेरी बात को? डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाए जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अपनी नेशनल इनकम से ज्यादा हो, बट वो सोचे कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो जिससे क्या है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, बट हो अपोजिट, गैप उल्टा और हो जाए डिमांड और सप्लाई में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन गैप। समझे मेरी बात को? समझ गए? अब समझते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स देखो, इसको टैक्स के फॉर्म में मत लेना, टैक्स के फॉर्म में मत लेना, क्योंकि क्या है इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको मैं एक टर्मिनोलॉजी बताता हूं, बैंक में भी समझाऊंगा पर इसमें भी समझाता हूं। एक होता है डिफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग। जब बैंकिंग आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा।
हालांकि मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, देखो आपने कभी कभी मन में आया होगा आपके मन में कि यार हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि पैसा छाप के सब गरीब को दे दे, गरीबी खत्म कर दे। बिल्कुल आपके मन में डाउट ये भी आया होगा कभी कभी कि सर ये बताइए कि जब गवर्नमेंट ही मालिक है, गवर्नमेंट ही नोट छाप रही है, आरबीआई गवर्नमेंट नोट छाप रही है, तो क्यों वो छाप के गरीब को क्यों नहीं दे देती। आपके मन में डाउट आता होगा ना। तो क्या होता है कि ये तो चीज़ क्यों नहीं देती गवर्नमेंट, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन एनहांस हो जाएगा। जब लोगों के पास फ्री का पैसा आ जाएगा ना तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उतनी सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। इसलिए सरकार उनको पैसा नहीं देती। मेहनत करो, मेहनत से कमाओ। क्लियर क्लियर। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए करेंसी को प्रिंट करती है और मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट फाइनेंसिंग। क्या है कि जब अपने गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का, उसको कंट्रोल करने के लिए करेंसी को प्रिंट करती है, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आया मेरी बात को। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जब मार्केट में पैसा छाप के मनी सप्लाई बढ़ाए मार्केट के अंदर, तो वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोगों पर पैसा आएगा, लोगों पर पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन होगा एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, एट द पीपल इनकम की, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल इनकम। जो पीपल की इनकम है उनकी कॉस्ट बेसिस पर जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लोगों का पैसा टैक्स के फॉर्म में लिया जाता है, जानते हो टैक्स लिया जाता है, तो वो पैसे का यूज करा जाए टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टैक्स। समझे मेरी बात को, समझे। तो ये है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन स्पाइरल, मुझे इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी यही लगती है। अब आप भी सुनोगे तो आप भी बड़े खुश हो जाओगे ये टर्मिनोलॉजी सुन के। मुझे अभी तक इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी यही लगती है, इन्फ्लेशन स्पाइरल। अब इन्फ्लेशन स्पाइरल होता क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है, गोल गोल, एक तरीके से गोल गोल मानिए। स्पाइरल माने गोल गोल, समझे मेरी बात को। स्पाइरल माने गोल गोल। अब गोल गोल क्या, देखो क्या होता है कि जब लोगों का वेज बढ़ेगा, लोगों का वेज बढ़ेगा तो लोगों की क्या होगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। समझे मेरी बात को। जब लोगों पर वेज आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या है स्पाइरल, मतलब वेज इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो वेज इंक्रीज होगा। अब प्राइस इंक्रीज होगी तो वेज भी इंक्रीज होगा, लोगों का वेज इंक्रीज होगा, वहां पर कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट की, प्राइस बढ़ेगी तो लोगों का वेज बढ़ेगा। समझे मेरी बात को। तो स्पाइरल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं, ये फंसते जा रहे हैं। क्लियर। ये क्या करते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। वेज बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रही है, वेज बढ़ते जा रहा है, तो स्पाइरल हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी मेरे को सबसे अच्छी लगी अभी तक की, और आपको भी बड़ा मजा आया होगा ये सुनते हुए। क्लियर। देन आफ्टर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, आप जानते हो कि कंपनी, कोई भी कंपनी है, अपना साल के एंड में अपनी अकाउंटिंग करती है, देखती है कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, प्रीवियस ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट था, इस साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अकाउंटिंग करती है। जब कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है, प्रॉफिट अकाउंटिंग करती है, आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या है, जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट की अकाउंटिंग करती है आफ्टर रिडक्शन द इन्फ्लेशन, आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। समझे मेरी बात को, समझ गए इतनी टर्मिनोलॉजी। चलते अपन आगे। और
दूसरा है रिफ्लेशन। अब रिफ्लेशन समझ रहे होंगे, रिफ्लेशन का मतलब सर, रिफ्लेशन का मतलब तो वही है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन अपोजिट लग रहे हैं। जब गवर्नमेंट प्रयास करती है, वी कैन से अप्रोच लगाती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेशन। क्या है रिफ्लेशन? जब कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रयास लगाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब वो कैसे प्रयास? जैसे मान लिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये डिमांड बढ़ेगी, या फिर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, या फिर इसके बाद क्या करा गवर्नमेंट ने? टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को एनहांस कर दिया। तो रिफ्लेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट वी कैन से मनी सप्लाई बढ़ा दे, क्लियर, या फिर उसको रिड्यूस कर दे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। समझ पा रहे हो? समझे मेरी बात को? यह रिफ्लेशन। देन स्टैगफ्लेशन। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये डेवलप कंट्री में ज्यादा होता है। क्या होता है? ये डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा सिचुएशन आती है स्टैगफ्लेशन की। क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन के साथ, क्या होता है? इन्फ्लेशन के साथ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में बढ़ जाए, वी कैन से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए दोनों साथ साथ में, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। समझ आया मेरी बात को? देन आफ्टर फ्लिप कर्व। देखो फ्लिप कर्व बड़ा सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। फ्लिप कर्व क्या होता है? देखो फ्लिप कर्व क्या होता है कि मानना एक बात को कि ये फ्लिप कर्व है। फ्लिप जो है ना, ये इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि जब इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जो इन्फ्लेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट के। इसका मतलब क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। क्या होगा? जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, या फिर इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ने बोला। अब ये कैसे सर? अब ये तो समझाइए कैसे होगा। देखो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, वो रोजगार कुछ करेंगे, कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉय करेंगे तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा आना, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हालांकि उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो नॉमिनल बेनिफिट मिलेगा, रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? वो मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है नॉमिनल बेनिफिट और रियल बेनिफिट। क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आएगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट से मनी सप्लाई जाते जा रही है, लोगों के पास पैसा खत्म होते जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जब लोगों पर पैसा ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड तो बढ़ना है। क्या करना है? अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना है। लोगों पे पैसा ही नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयड तो बढ़ेगा। समझे मेरी बात को? समझे? तो जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा आपको? जब जीडीपी को मेजर करते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस का डिवाइड कर देते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से। क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस को जब डिवाइड कर देते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइस को डिवाइडेशन कर देते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। कांस्टेंट प्राइस कौन सा? जो हमने बेस ईयर मान के रखा है। क्या मान के रखा है? जो हमने बेस ईयर मान के रखा है। क्लियर? चलते आगे। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये बड़ा ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है ये बता दें। देखो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है ऑन क्रेडिटर एंड डेब्टर। देखो क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसा देता है, जो पैसा देता है, और डेब्टर कौन होता है? जो पैसा लेता है, लोन।
क्लियर। अब क्रेडिटर और डेब्टर में क्या होगा, मानिए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2024 चल रहा है, दिसंबर 2024, मैंने किसी पर्सन को 2 लाख रुपए दिए। क्या दिया? 2 लाख दिए। क्लियर। और मैंने उसने बोला कि मैं आपको दिसंबर 2025 में आपको रिटर्न कर दूंगा 2 लाख रुपए। उसने मुझसे ऐसा बोला। क्लियर। उसने क्या बोला कि मैं आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूं और 2 लाख रुपए आपको दिसंबर 2025 में आपको रिटर्न कर दूंगा। आपको लगता है कि 2 लाख की वैल्यू यहां पर जो है वो वही वैल्यू रहेगी 2 लाख की 2025 में? नहीं रहेगी। 2 लाख की वैल्यू गिर जाएगी। 2 लाख की वैल्यू गिर जाएगी। तो डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन एनहांस होता है, जब इन्फ्लेशन एनहांस होता है तो मनी की वैल्यू गिरती है। आप जानते हो कि मनी की वैल्यू गिर जाती है। तो 2024 दिसंबर में जो 2 लाख की वैल्यू थी वो आपको लगता है 2025 दिसंबर में 2 लाख की वैल्यू वही रहेगी? नहीं रहेगी। तो लॉस किसको होता है? जो कि क्रेडिटर होता है, जो कि क्रेडिट करता है, क्रेडिटर होता है। और डेब्टर को बेनिफिट होता है, डेब्टर को बेनिफिट होता है क्योंकि उसकी वैल्यू गिरना है। आगे चल के 2 लाख की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी। तो समझे मेरी बात को, ये होता है वी कैन से इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिटर एंड डेब्टर। अब दूसरा क्या है, लेंडर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो लेंडर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसा आता है। लोगों में पैसा आता है तो उनकी डिमांड बढ़ती है और लेंडर से, जो लेंडर होता है, बैंक लोन देने वाले होते हैं, उनसे डिमांड बढ़ जाती है कि आप लोन सप्लाई करो, लोन जल्दी जल्दी दो। लोन की डिमांड बढ़ जाती है जब मार्केट में पैसा आता है। और इसको जो बैंक होती हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनको पता है कि हम लोन देते हैं तो लॉस हमारा ही है, क्योंकि लेंडर पर इफेक्ट पड़ेगा ना। जो ले रहा है उसको तो फायदा है, उसको तो फायदा है क्योंकि वो लेने के बाद में पटाएगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो क्या लेंडर पर प्रेशर रहता है कि वो ज्यादा लेंड करें मनी को। तो ये होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण कि लेंडर पर ज्यादा प्रेशर होता है कि वो मनी को ज्यादा सप्लाई करे मार्केट के अंदर। समझे मेरी बात को। तीसरा क्या है, ऑन एग्रीगेटेड डिमांड। ये तो बच्चा बता देगा कि जब लोगों पर पैसा आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों की डिमांड बढ़ जाती है तो दैट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन का मतलब ही है कि लोगों की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, लोगों की डिमांड बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। समझ गए मेरी बात को। इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड बढ़ना। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट, ऑन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों में पैसा आएगा। लोगों पे पैसा आएगा, कैसे आएगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी तभी तो लोगों पे इन्फ्लेशन हुआ है, डिमांड बढ़ी है उनकी। तो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, लोगों पे पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन कम होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। ऑन इनकम, इनकम भी एनहांस होती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनकम भी एनहांस होती है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, जो इनकम बढ़ती है ना वो कोई सेंस की नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है। क्यों? क्या है कि रियल इनकम नहीं बढ़ती, रियल इनकम नहीं बढ़ती। कौन सी बढ़ती है? नॉमिनल इनकम बढ़ती है, नॉमिनल इनकम बढ़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या होती है? रियल इनकम वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूड रहता है। क्या रहता है? जिसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूड रहता है और जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल इनकम। जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है। तो क्या है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है लोगों की इनकम बढ़ती है, बट वो कौन सी? नॉमिनल इनकम बढ़ती है, रियल इनकम नहीं बढ़ती। क्या नहीं बढ़ती? रियल इनकम नहीं बढ़ती, वो नॉमिनल इनकम बढ़ती है। समझे मेरी बात को। चलते और आगे। ऑन सेविंग, लोगों की सेविंग, वी कैन से सेविंग कम हो जाती है। लोग क्या है, मैंने आपको शायद कंसेप्ट नहीं बता पाया, मैं आपसे बोल रहा था कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? सर ये बताइए कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि लोग बाग खर्च करने पर ज्यादा बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू द सेविंग। सेविंग से ज्यादा जब पर्सन खर्च करे पैसा, वी कैन से खर्च करे सेविंग से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमरिज्म। क्लियर? ये समझ गया आपको, ये कंसेप्ट याद रखना। क्लियर? तो सेविंग क्या है? सेविंग कम हो जाती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेविंग कम हो जाती है। क्लियर? सेविंग कम हो जाएगी
वो खर्च करेंगे, सेविंग कम हो जाएगी। सेविंग क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी पैसा सेव करोगे मतलब नहीं है, उसकी प्राइस रिड्यूस होते जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सपेंडिचर बढ़ता है, खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। समझे? टैक्स टैक्स पर इफेक्ट क्या पड़ता है? टैक्स भी बढ़ता है। क्या है टैक्स का इफेक्ट? दोनों टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ते हैं। तो इसका इफेक्ट पड़ता है ऑन पीपल। क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑन पीपल, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। अब आपको टैक्सेशन सिस्टम में इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या समझाऊंगा? जब टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो प्रोग्रेसिव टैक्स समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती जाए तो इसी के साथ आपका टैक्स भी एनहांस हो। क्या हो? कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो तो टैक्स भी इसके साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर? इसका अपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्स, वो बताऊंगा बाद में जब टैक्सेशन सिस्टम समझेंगे। क्लियर? तो क्या है, लोगों पर टैक्स बढ़ते जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। देन आफ्टर एक्सचेंज रेट क्या होता है? मैंने अभी बोला था कि डिप्रीशिएशन, क्या है? डिप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन। क्या है? डिप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन। डिप्रीशिएशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो कंट्री की लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू गिरते जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे रुपए की वैल्यू कम होते जाती है। वी कैन से रुपए डॉलर महंगा होते जाता है रुपए कंपेयर में। क्लियर? कैसे? रुपए 84 का हो गया और $1 के बराबर, ऐसा मानिए। क्लियर? तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो 84, 85, 86, 87, 90, 100 तक जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा तो वो कम होते जाएगा। क्लियर? तो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट पर ये इफेक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझना। एक्सपोर्ट पर इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एक्सपोर्ट ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एक्सपोर्ट ही बढ़ता है। अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? देखो क्या होता है कि आप जानते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोकल करेंसी होती है, उसकी वैल्यू गिरते जाती है। क्या गिरती जाती है? वैल्यू गिरते जाती है और उसका प्रोडक्ट सस्ता होते जाता है। अगर फॉरेन करेंसी देखा जाए तो उसका प्रोडक्ट सस्ता होता जाएगा तो क्या लोग बाग क्या है खरीदते हैं, फिर खरीदते हैं। क्योंकि क्या है कि जो चीज 10 रुपए में 11 मिल रही थी अब वो 10 रुपए में 15 मिल रही है तो आदमी वहीं से खरीदेगा। तो क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्लियर? एक्सपोर्ट एनहांस होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सपोर्ट एनहांस होता है। इंपोर्ट रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि क्या है, इंपोर्ट से रिड्यूस होता है क्योंकि वो चीज महंगी हो गई, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू गिर गई और वो चीज महंगी हो गई है तो इंपोर्ट रिड्यूस होता है। हालांकि ये नॉमिनल जो इफेक्ट है इसका ज्यादा कुछ वो मतलब रियली कोई इफेक्ट नहीं होता, बट माना जाता है ऐसा कि इंपोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर ऑन ट्रेड बैलेंस, देखो ये जो है ना ये डेवलप कंट्री में ज्यादा होता है। क्या होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनका ट्रेड बैलेंस हो जाता है, पर डेवलपिंग कंट्री पर अप्लाई नहीं होता। क्या नहीं होता? ट्रेड बैलेंस का कंसेप्ट वी कैन से ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि वी कैन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बराबर लेवल पर रहते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। तो ये डेवलप कंट्री में ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। क्लियर? चलते अपन आगे, अब समझेंगे इफेक्ट। और एम्प्लॉयमेंट, मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी एनहांस होता है। एम्प्लॉयमेंट एनहांस कैसे होगा? कि लोगों को पैसा आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का वेज बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी। फ्लिपकार्ट बताया था मैंने अभी, फ्लिपकार्ट में क्या बोला गया था कि फ्लिपकार्ट में बोला गया कि इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, विगर, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो समझे मेरी बात को? इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट एनहांस होगा। क्लियर? देन आफ्टर ऑन वेज, तो डेफिनेटली वेज ही बढ़ेगा। मैंने बताया था अभी आपको, इन्फ्लेशन स्प्राइलिंग,
स्पाइरल क्या था? इन्फ्लेशन स्पाइरल, कि जब वेज बढ़ता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो लोगों का वेज बढ़ता है, तो स्पाइरल। क्लियर? याद आ गया? ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाँ इसका न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल है, याद रखना, ना कोई इफेक्ट पड़ता है ना कोई बाधा होता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होगा तो आप जानते हो क्या होगा, इकोनॉमिक की रिसेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। क्लियर? इकोनॉमी क्या है? जितने भी मैंने पूरे कंसेप्ट बताया ना, ये पूरे इकोनॉमी के ही है, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा ऐसा। क्लियर? समझ में आ गया? चलते अपन आगे। अब है कि मेजर कैसे करेंगे, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन को इंडिया में मेजर कैसे किया जाता है? तो पहला होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वी कैन से WPI। आपने सुना होगा, कई बार न्यूज चैनल में देखा होगा कि WPI, WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? ये वीकली डेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वीकली डेटा दिया जाता है, और ये 1942 से WPI निकाला जा रहा है। वी कैन से वीकली, जब इन्फ्लेशन, एवरी वीक इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है तो वो WPI से किया जाता है। किससे? होलसेल प्राइस इंडेक्स से। अब होलसेल प्राइस, कौन सी प्राइस देखी जाती है सर? जो कि होलसेल प्राइस है। कौन सी प्राइस है? होलसेल प्राइस है, वो प्राइस देखी जाती है। समझे मेरी बात को? इसके अंदर क्या है? होलसेल प्राइस देखी जाती है, उसका एवरेज प्राइस देखकर जो इंडेक्स निकाला जाता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कब निकाला था? 1942 में, और ये वीकली निकाला जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं दोस्तों, वीकेंड से देख सकते हैं आप कि कौन कौन से कमोडिटी, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखी है। प्राइमरी आर्टिकल 102 आर्टिकल है, फ्यूल एंड पावर 19, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 555 आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसमें वेटेज है 82%। तो WPI में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। कितना है? 82% है। याद रखोगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स वीकली निकाला जाता है, सबसे पहले 1942 में निकाला गया था, और इसका बेस ईयर है 2011 और 2012। और बेस ईयर आपको पता है कि बेस ईयर जो मैंने बताया था अभी आपको प्रीवियस में अभी बताया, बेस ईयर क्या होता है कि बेस ईयर से ही मेजर करा जाता है इन्फ्लेशन को, कि बेस ईयर में क्या था प्राइस और अब क्या प्राइस है। तो 2011-2012 की प्राइस देखकर हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन निकाला जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। समझ गए मेरे दोस्तों? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 82% वेटेज है इसमें। क्लियर? दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है मेन। ये क्या है? मंथली निकाला जाता है। ये क्या? मंथली निकाला जाता है, और इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो कि कंज्यूमर डेली कंज्यूम करता है, और इसी के जरिए इंडिया का इन्फ्लेशन भी देखा जाता है। जो कि रिटेल इन्फ्लेशन आप बोलते हो ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही होता है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो CPI होता है। क्लियर? इसका बेस ईयर भी 2011-2012 है, और ये मंथली निकाला जाता है, मंथली निकाला जाता है। और इसमें वी कैन से एम्प्लॉय डियरनेस अलाउंस के लिए भी यूज करा जा सकता है इसमें। और आप जानते हो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बैंक की, RBI की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डिसाइड करी जाती है CPI के जरिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखकर ये डिसाइड करी जाती है जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी, वी कैन से मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी RBI के, वो CPI को देखकर ही करी जाती है। क्लियर? तो समझ गया, ये मंथली निकाला जाता है, इसका बेस ईयर है 2011-2012। तीसरा कौन सा है? तीसरा वैसे है तो बहुत सारे, पर 3 जो है वो मेन है। क्लियर? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं IIP। क्लियर? जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जब वी कैन से उनका प्राइस को देखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्लियर? और आप जानते हो ये डेटा जितने भी है ना, ये CSO निकालती है। जितने भी इंडेक्स है ना, जो डेटा रहते हैं, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर? याद रखना, CSO NSO ही बोलते हैं कई कई जगह, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर? तो देखो आप इस बात याद रखना कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितनी भी इंडस्ट्री है वो देखी जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है
वो 8 कोर सेक्टर का होता है, और कोर सेक्टर 8 है हमारे इंडिया में। आप जानते हो मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है कि कोर सेक्टर हमारे इंडिया में कितने हैं, 8 हैं, जिनका वेटेज है 40.27%। जिसमें 8 कौन कौन से, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये 8 कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर क्या मेन है, इन पर पूरी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड है। याद रखना, इन पर ही पूरी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड है। दैट इज कॉल्ड अ कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री है, मैंने कई लेक्चर में बताया। इवन मेरा एक शॉर्ट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लियर? तो आप 3 इंडेक्स समझ गए। पहला क्या बताया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिससे मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को। दूसरा बताया मैंने सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका मंथली निकाला जाता है। और एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, जिसमें सारी इंडस्ट्री को देखा जाता है, उनके प्राइस को। क्लियर? क्लियर? हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन ये क्या है, हेल्दी रेंज। देखो ये क्या होता है, हेल्दी रेंज का मतलब होता है कि इकोनॉमी में, जो कंट्री की इकोनॉमी है, अब देखो निगेटिव तो जा नहीं सकता, इन्फ्लेशन अगर निगेटिव चला गया तो दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक रिसेशन, वो भी इकोनॉमिक रिसेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक रिसेशन कहलाएगा वो भी। क्लियर? तो देखो क्या है कि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि कितना इन्फ्लेशन सेटिस्फैक्ट्री है कंट्री के अंदर। क्या है, कितना इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में सेटिस्फैक्ट्री है। इसके लिए कई सारी कमेटी बनाई गई, इसके लिए कमेटी बनाई गई कि ये बताइए कितना परसेंटेज हमारे इंडिया में सेटिस्फैक्ट्री है, कि हाँ यार इतना इन्फ्लेशन तो ठीक है हमारे इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यह क्वेश्चन कई बार आया है। तो सबसे पहली कमेटी बनी थी चक्रवर्ती कमेटी, जो कि जिनने बोला था कि 4% इन्फ्लेशन सेटिस्फैक्ट्री है। 4% अगर इन्फ्लेशन होगा तो वो कंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा, अगर 4 से बढ़ता है जैसे तो वो इफेक्ट करेगा कंट्री पर। क्लियर? 4% अगर होता है कंट्री का इन्फ्लेशन सीपीआई तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। क्लियर? देन आफ्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है कि 4 से 6% इन्फ्लेशन सेटिस्फैक्ट्री है, 4 से लेकर 6 तक सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर सी रंगराजन ने बोला है कि पहले आप इन्फ्लेशन को 6 to 7 लाइए, पहले इन्फ्लेशन को 6 to 7 लाइए, देन आफ्टर उसको 5 to 6% रखिए। क्या रखिए? 5 to 6%। देन इट इज कॉल्ड अ सेटिस्फैक्ट्री इन्फ्लेशन। क्या है वो? सेटिस्फैक्ट्री इन्फ्लेशन। क्लियर? देन आफ्टर तारापुर कमेटी, ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा, एक्सटर्नल बोरिंग पढ़ाऊंगा, तो आपको करंट अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये दोनों चीज के लिए कमेटी बनी थी। कौन सी? तारापुर कमेटी। तो इन्होंने बोला कि 3 to 5% इन्फ्लेशन सेटिस्फैक्ट्री है, देयर इज नो नीड टू वरी व्हेन द इन्फ्लेशन इज बिटवीन 3 to 5%। समझ में आ गया मेरी बात को? इतनी कमेटी समझ में आ गई। तो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि ये बताता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इतना इन्फ्लेशन होगा तो वरी का एक पॉइंट नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इन्फ्लेशन इतना सेटिस्फैक्ट्री है हमारे इंडिया में। क्लियर? देन आफ्टर इसी के साथ ये हमारा लेक्चर भी इन्फ्लेशन का कंप्लीट होता है। तो 7th लेक्चर भी मैंने आपको करा दिया है, और मैं अपना पूरा वादा कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपसे बोला है कि आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराएगी। अब इसके 7 लेक्चर पूरे हो गए, मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराऊंगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और अब आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पर एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 6 लेक्चर और देख लीजिए, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। कंटिन्यूसली देखते चलिए, जिससे क्या है कि आपको लोड ना बढ़े, क्योंकि लेक्चर बड़े बड़े हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, तो आपको लोड बढ़ जाएगा। इवन आपको एक साथ नहीं होंगे, तो धीरे धीरे देखते चलो, आपकी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, 8th लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।